नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल डिस्कशन 24 दिसंबर 2022। 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। आज सैटरडे है, आर्टिकल्स कम है। नंबर 1, अलिविएटिंग द स्कर्ज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर को कैसे अफोर्डेबल बना सकते हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर देखिए सर्विकल कैंसर के रिगार्डिंग, बेसिकली सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट अगले साल तक एक वैक्सीन रोल आउट करने वाला है, सर्वावैक, उसके बारे में एक आर्टिकल है। फिर लीव क्वाइटली, फिजी में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है दोस्तों जनरल इलेक्शन के बाद, उसके बारे में ये आर्टिकल है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहला आर्टिकल अलिविएटिंग द स्कर्ज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। स्कर्ज का मतलब होता है पनिशमेंट। इधर क्या बताया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कितना ज्यादा चार्ज करते हैं, ये बात आप सबको मालूम है। हमें से कई लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, फिर भी देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज्यादा आजकल लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रीफर करते हैं, क्योंकि आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल जाएगा और इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल जाएगा, है कि नहीं। पर एक बात है, जब भी आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हो तो आपका जेब खाली हो जाता है। आप सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो इधर क्या बताया जा रहा है, प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना भी जरूरी है। देखिए आपने कई सारे आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए। पर बात यह है दोस्तों, अभी भी हमारे देश में मेडिकल फील्ड में प्राइवेट हेल्थ केयर का रोल बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम लोग प्राइवेट हेल्थ केयर प्रीफर भी करते हैं। तो ये प्राइवेट हेल्थ केयर का जो हाई कॉस्ट है उसे अफोर्डेबल बनाना है, ये बोल रहे हैं ऑथर ऑफ द आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा है सोहम डी भडूरी, एक फिजिशियन है, हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट है, द इंडियन प्रैक्टिशनर करके एक मैगजीन का चीफ एडिटर भी है। तो हेडलाइन ऑफ द आर्टिकल हमें क्या बता रहा है, अलिविएटिंग द स्कर्ज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। प्राइवेट हेल्थ केयर जो पनिशमेंट हमें दे रहे हैं हाई कॉस्ट का, उसे अलिविएट करना जरूरी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है। अगर आप जीडीपी का परसेंटेज बेस देखोगे तो केवल 1.28% है, और शेयर ऑफ जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेडिकेटेड टू हेल्थ कितना है, केवल 4.8% है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसका केवल 4.8% हेल्थ के लिए कर रहा है। ये जो दोनों डाटा है ना, इट इज इक्वल टू पोरेस्ट कंट्रीज, मतलब दुनिया में जो गरीब कंट्रीज है वो भी इतना ही खर्च करते हैं। तो इस मामले में इंडिया का हेल्थ फाइनेंसिंग इंडिकेटर्स काफी बुरा है। हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का 60% अभी प्राइवेट स्पेंडिंग है। तो अगर ओवरऑल एक्सपेंडिचर का 60% प्राइवेट स्पेंडिंग है तो प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो कैसे प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बना सकते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं सोहम डी भडूरी। सबसे पहले इधर एक कंपैरिजन बताया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। आपको शायद पता होगा यूएसए जैसे कंट्रीज में हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन? ये बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस ग्रुप है। देखिए आप में से कई लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखा होगा, जैसे कि आप कभी भी हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, आजकल कैशलेस पेमेंट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। पर आप क्या करते हैं, आपको एनुअल प्रीमियम भरना होगा। भले आप हॉस्पिटलाइज हो या ना हो, आपको प्रीमियम तो भर के ही रखना होगा। इसके बाद आपका जितना हॉस्पिटल चार्जेस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेंगे। ऐसा नहीं कि जितना भी होगा वो कंपनी पे करेंगे, उसका भी एक लिमिट रहता है, 3 लाख का, 5 लाख का, जो भी है। अब इंडिया जैसे कंट्रीज में मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेना कोई मैंडेटरी है क्या? मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो ले सकते हो, चाहे तो नहीं भी ले सकते हो। पर यूएसए जैसे कंट्रीज में क्या है ना, ये मैंडेटरी है, आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना ही लेना है। पर क्या इंडिया जैसा एक कंट्री में हेल्थ इंश्योरेंस को मैंडेटरी बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में इनकम डिस्पैरिटीज बहुत है, बैकवर्डनेस बहुत है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना स्ट्रिंजेंट भी नहीं है। यूएसए जैसे कंट्री में पॉसिबल है क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो ठीक है। पर इंडिया में नहीं है। फिर भी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अच्छे अच्छे पॉलिसीज रहा है दोस्तों, जैसे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के बारे में आपको पता ही होगा। पर देखिए उस तरह का जो स्कीम्स है वो केवल वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल है, सबके लिए नहीं है। तो ये जो हमारा लिमिटेशन है ना, ये प्राइवेट सेक्टर को हेल्प किया है, और प्राइवेट सेक्टर अलग अलग स्कीम्स लेके आते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे उनका ही फायदा है। हमें लगेगा कि हमारे लिए वो कर रहा है, पर उनका प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं भी पा रहा है। तो इधर एक चीज क्या कर सकता है, इंडिया में आज जो प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम्स अवेलेबल है ना, उसे अफोर्डेबल बना दो। देखिए आपको पता है कि
अगर आपको कोई हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस लेना है कोई भी एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसका एनुअल प्रीमियम बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साल में 3 लाख का कवरेज चाहिए तो आपका एनुअल प्रीमियम रहेगा करीब 20 to 25,000, उससे कम में आपको मिलने का चांसेस नहीं है। तो अगर वो एनुअल प्रीमियम कम करेंगे तो गरीब लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस को। पर देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा और ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होगा। और एक बात यह है दोस्तों, जितना प्रीमियम आप कम दोगे प्राइवेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज को, उतना कम क्वालिटी मेडिकल केयर आपको मिलेगा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जितना पैसे आप कम दोगे उतना क्वालिटी भी आपको कम। So number one, a good start can be made by incentivizing and propagating many business process innovations. Business process innovations मतलब क्या होता है? देखिए, एक बिजनेस मॉडल के अंदर जब आप नई स्ट्रैटेजीज लेके आते हो, नए आइडियाज लेके आते हो, उसे आप बिजनेस प्रोसेस इनोवेशंस या बीपीए बोल सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे, इंडिया में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहां पे अफोर्डेबल हेल्थ केयर वो प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अरविंद आई क्लिनिक, नारायण हृदयालय एक्सेट्रा। तो अगर ये हॉस्पिटल्स अफोर्डेबल रेट में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा है तो दूसरे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, बात यह है, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके पूछोगे इतना ज्यादा आप चार्ज क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब सेम रहेगा। बोलेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, हमने दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को लेके आया है, आपको क्वालिटी हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना पैसे तो लगेंगे ही। तो अरविंद आई क्लिनिक एंड नारायण हृदयालय जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर अफोर्डेबल रेट में सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है तो उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी कुछ अलग होगा। देखिए, प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। तो अरविंद आई क्लिनिक, नारायण हृदयालय जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बिजनेस प्रोसेस इनोवेशंस किए हैं, वो इनोवेशंस को, वो आइडियाज को, वो स्ट्रैटेजी को हमें प्रोपेगेट करना पड़ेगा। दैट इज एन ऑप्शन। मतलब उनका प्रॉफिट भी रहेगा, एट द सेम टाइम हमें अफोर्डेबल रेट में हेल्थ केयर भी मिल जाएंगे। पर देखिए दोस्तों, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसके लिए रेडी नहीं होगा। वो तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के बारे में सोचेंगे। तो इधर गवर्नमेंट को ऐड करना पड़ेगा, कुछ रेगुलेशंस लेके आना पड़ेगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, ताकि उनको भी कन्विंस कर पाए कि आप अगर इस तरह के इनोवेशंस लेके आएंगे तो आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा, एट द सेम टाइम जो पब्लिक है उन्हें अफोर्डेबल रेट में हेल्थ केयर भी मिल जाएगा। अगला है, there is already an emergent drift towards value-based healthcare which seeks to improve patient outcomes for the money spent. Value-based healthcare का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, it is a healthcare delivery model in which providers, including hospitals and physicians, are paid based on patient health outcomes. पेशेंट का हेल्थ किस तरह इंप्रूव हुआ, कितना परसेंटेज इंप्रूव हुआ, उसके हिसाब से पेमेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब हम जो पैसे स्पेंड करेंगे उसके लिए वैल्यू होगा। आज कैसा होता है, ट्रीटमेंट से पहले ही आपको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, आपका पैसे तो गया। पर देखिए, वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर में क्या होता है ना दोस्तों, पेमेंट्स आर मेड बेस्ड ऑन पेशेंट हेल्थ आउटकम्स and under value based care agreements, providers are rewarded for helping patients improve their health, reduce the effects and incidence of chronic disease and live healthier lives in an evidence based way. तो बेसिकली पेशेंट हेल्थ आउटकम, पेशेंट का हेल्थ किस तरह इंप्रूव हुआ उसके हिसाब से पेमेंट होगा वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर में। तो ये वैल्यू बेस्ड हेल्थ केयर एक अच्छा ऑप्शन है, पर इंडिया जैसे कंट्री में कब तक ये पॉपुलर होगा ये तो टाइम ही बताएगा। अगला है टास्क शिफ्टिंग। Task shifting in healthcare is an evidence-backed instrument to hold on cost, especially in under-resourced settings. तो सबसे पहले टास्क शिफ्टिंग क्या है ये आपको समझाना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से टास्क शिफ्टिंग का मतलब है द रैशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क एमंग हेल्थ वर्कफोर्स टीम्स। सिंपल भाषा में दोस्तों, देखिए, आप सबको पता है हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है। अगर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो डॉक्टर्स के नीचे जो क्वालिफाइड हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स है वो भी तो काम कर पाएंगे ना। जैसे कि नॉर्मल डिसीजेस को ट्रीट करना, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, कोई मेडिकल इमरजेंसी को अटेंड करना, ये सारे काम क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021। क्योंकि देखिए दोस्तों, डॉक्टर्स को छोड़ के कोई और ये सब काम करेंगे, ये रिस्की है। तो ये सब काम करने के लिए उनके पास क्वालिफिकेशंस भी तो होना चाहिए ना। तो ये सब प्रिस्क्राइब करने वाला एक एक्ट है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021। तो इस एक्ट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एक बार हम ब्रीफली चेक करेंगे। देखिए,
ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था टू रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। देखिए मैंने आपको बोला था डॉक्टर के एब्सेंस में अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वो काम करना है तो उनके पास क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो उनको रेगुलेट करने के लिए उनके पास क्वालिफिकेशंस है या नहीं ये चेक करने के लिए इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने ये नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस भी सेटअप किया है। तो इस नेशनल कमीशन का काम क्या होगा? वन इज फ्रेमिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, फिर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्टर फॉर ऑल रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स। तो बेसिकली ये जो ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्टर है उसमें सारे रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स का पूरे डिटेल्स होगा। फिर बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडिंग फॉर ए यूनिफॉर्म एंट्रेंस एंड एग्जिट एग्जामिनेशन। तो देखिए एक कमीशन क्या क्या कर सकता है इनको रेगुलेट करने के लिए, वो सब इनके एम्बिट में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ मैं आपको ये नेशनल कमीशन का और स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। देखिए कंपोजिशन, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 members at the level of joint secretary representing various departments, ministries of the central government, 1 representative from Directorate General of Health Services, 3 deputy directors or medical superintendents appointed on a rotational basis from amongst medical institutions including AAIMS, Delhi and AAIPMR, Mumbai, and 12 part-time members representing state councils among others। तो देखिए इस कमीशन में होलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस डिपार्टमेंट्स में से है, मिनिस्ट्रीज में से है, और देखिए DGMS और एम्स दिल्ली, AAPMR मुंबई, ये सबसे मेंबर्स है। इवन स्टेट काउंसिल से भी रिप्रेजेंटेशन होगा ये जो नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस में। तो आई होप आपको टास्क शिफ्टिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको जितने ऑप्शंस बोला उसमें सबसे इफेक्टिव ऑप्शन टास्क शिफ्टिंग लग रहा है। अगला फिर से कंपैरिजन दिया हुआ है कनाडा से। कनाडा में क्या है ना, रीजनल हेल्थ बोर्ड से, जिनके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि टू ऑर्गेनाइज केयर इक्विटेबली विद इन रीजियंस, एक्सप्लॉइट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ब्रिंगिंग डाउन हेल्थ केयर कॉस्ट। ऑर्गेनाइज केयर इक्विटेबली विद इन रीजियंस मतलब क्या होता है? देखिए हमारे देश में क्या है ना, अगर आप अर्बन एरियाज में चले जाओगे, बेसिकली सिटीज में चले जाओगे, आपको 10, 15, 20, 30 हॉस्पिटल्स मिल जाएगा, वेरास रूरल एरियाज में एक भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हॉस्पिटल्स का भी, रूरल एरियाज में भी होना चाहिए, अर्बन एरियाज में भी होना चाहिए। तो ये सब इंश्योर करने के लिए रीजनल हेल्थ बोर्ड्स सेटअप किया है कनाडा में। और देखिए वो एक एक हॉस्पिटल का हेल्थ केयर कॉस्ट भी रिड्यूस करने के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, और वो हेल्थ बोर्ड्स में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी है फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज। तो सारे कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो एक साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि हॉस्पिटल का लोकेशन कहाँ का होना चाहिए, एक एक हॉस्पिटल में हेल्थ केयर कॉस्ट क्या क्या होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कितना होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुल मिला के ऑथर ऑफ द आर्टिकल ने अच्छे अच्छे प्रपोजल्स दिया है किस तरह प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बना सकते हैं। पर देखिए इंडियन हेल्थ केयर स्टोरी थोड़ा सा अलग है दोस्तों। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इंप्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट्स है जिसमें अच्छे अच्छे प्रोविजंस भी है, पर कोई भी एक्ट प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। सो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड पर्जिंग ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस इज नीडेड टू अले रेजिस्टेंस। तो देखिए कोई भी चीज अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, वो आपको पता ही है। इसके अलावा द हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ट्रिगर कॉस्ट रिकवरी थ्रू रिसोर्स इंटेंसिव वेज ऑफ प्रैक्टिस। देखिए ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आप सबको पता है हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए कॉस्ट कितना लगता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना होता है डॉक्टर बनने के लिए। अब उन लोगों का कहना यह है जो लोग इतने पैसे खर्च करके डॉक्टर बना है, कहीं ना कहीं से मुझे ये कॉस्ट रिकवर भी तो करना होगा, तो मुझे ऐसे हॉस्पिटल्स में जाना होगा जहां मुझे अच्छा खासा सैलरी मिल जाएंगे। तो अगर प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल अथॉरिटीज को डॉक्टर्स को अच्छा सैलरी देना है तो ऑब्वियस ही बात है उन्हें वो पैसे कमाना भी होगा। वो पैसे वो कहां से कमाएंगे? बेचारे पेशेंट से कमाएंगे। तो देखिए ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो अगर कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन भी कम करेंगे ना, वो भी एक ऑप्शन है प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने का। समझ रहे हो ना आप? सो फाइनली अब हम प्राइवेट हेल्थ केयर के बारे में बहुत कुछ बातें की है, प्राइवेट हेल्थ केयर को कैसे अफोर्डेबल बना सकता है। पर देखिए ये भी हमें ध्यान रखना है, एडिक्वेट पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ भी होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। No country in the world has ever achieved universal health care through predominantly private means। अगर आप प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने के पीछे ही पड़े रहोगे तो आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव नहीं कर पाओगे।
नो कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री अभी तक यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव नहीं किया है केवल प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने से। गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ करना ही करना है। देखिए ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर है ना, ये ऐसा होना चाहिए हमेशा पब्लिक हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा प्राइवेट हेल्थ केयर को पब्लिक हेल्थ केयर सपोर्ट करेंगे या फिर सप्लीमेंट करेंगे, उल्टा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट हेल्थ केयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट ओनली टू सप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ केयर। तो हमें हमारा जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है हेल्थ में अभी के हिसाब से जीडीपी का केवल 1.8% है, उसे इंक्रीज करना होगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ भी इंक्रीज करना होगा ताकि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं वो इजीली मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे। तो दैट्स इट, ये रहा फर्स्ट आर्टिकल। अब हम अगले आर्टिकल पर चलेंगे। अगला आर्टिकल है फाइटिंग कैंसर। ये आर्टिकल बेसिकली सर्विकल कैंसर के बारे में है। सर्विकल कैंसर क्या होता है? लेडीज का जो सर्विक्स पार्ट है ना, उधर अफेक्ट करने वाला एक कैंसर है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से और ये कैंसर ट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल है। सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया मिड 2023 तक एक वैक्सीन रोल आउट करने वाला है जिसका नाम है सर्वावैक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ये अनाउंस किया है दैट इट विल रोल आउट वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स aged between 9 and 14 years through schools। तो schools के थ्रू गवर्नमेंट सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीनेशन शुरू करेंगे 9 साल और 14 साल के बीच में लड़कियों के लिए। ठीक है, अब ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों लिया है? क्योंकि रिसेंटली लैंसेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। उस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विकल कैंसर केसेस इन एशिया फॉलोड बाय चाइना। तो एशिया में सबसे ज्यादा सर्विकल कैंसर केसेस रिपोर्ट हुआ है इंडिया में, इसके बाद चाइना में। देखिए मोर देन 58% ऑफ ऑल केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर एंड डेथ्स globally were estimated in Asia, with India accounting for 21% of cases and 23% of deaths। तो देखिए ग्लोबल सर्विकल कैंसर केसेस का 21% इंडिया में रिपोर्ट हुआ है और जितना डेथ हुआ है उसका 23% इंडिया में हुआ है। इसके बाद चाइना में 18 and 17%। 2020 का डाटा ये कहता है दुनिया में 6 लाख वीमेन आर डायग्नोस्ड विद सर्विकल कैंसर। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारे कंट्रीज को डायरेक्ट किया है कौन कौन से गाइडलाइंस उनको फॉलो करना है सर्विकल कैंसर को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए। देखिए WHO has specified that countries must reach and maintain an incidence rate of fewer than 4 new cases of cervical cancer per 1 lakh women a year। तो देखिए टारगेट क्या है, पर 1 लाख वीमेन में ओनली 4 केसेस होना चाहिए। And to achieve that goal, it is necessary that 90% of girls will have to be fully vaccinated। तो देखिए जितने गर्ल्स हैं उसमें से 90% को फुली वैक्सीनेट करना पड़ेगा एट द एज ऑफ 15 में, तब जाके ये 4 पर 1 लाख वीमेन ए ईयर वाला टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा काम किया है। क्या है? HPV वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स है दोस्तों, एंड इट इज टारगेटिंग ओवर 2 करोड़ न्यूबॉर्न्स एंड 2 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन एनुअली। तो देखिए 2 करोड़ न्यूबॉर्न्स एंड 2 करोड़ प्रेग्नेंट वीमेन को एनुअली टारगेट करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी है। इंडिया का इम्यूनाइजेशन नेटवर्क as was evident during COVID-19 has worked well and diseases such as polio and maternal and neonatal tetanus have been eliminated। देखिए हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स की वजह से पोलियो, मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस जैसे डिजीजेस को हमने कंप्लीटली एलिमिनेट भी किया है। आपको ध्यान रखना है ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पार्ट है, जस्ट मैं आपको बता दिया। नाउ ये जो सर्वावैक वैक्सीन है ना, जो इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट, इसे ऑलरेडी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया है एंड इट हैज बीन क्लियर्ड बाय द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन फॉर यूज इन द UIP प्रोग्राम। देखिए मैंने आपको बोला ऑलरेडी ये जो HPV वैक्सीन वाला जो प्रोग्राम है इंडिया ने UIP प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कई सारे डिसीजेस के लिए वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, जैसे कि पोलियो, टेटनस, MR वैक्सीन, बहुत सारे हैं। तो उसमें अभी ये सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो भी इंक्लूड किया है। तो इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल की जरूरत है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन का
अप्रूवल की जरूरत है, ये सब मिल चुका है, ये बताया जा रहा है। एंड द वैक्सीनेशन विल बी प्रोवाइडेड प्राइमरली थ्रू स्कूल्स, तो स्कूल्स के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप पूछोगे कुछ लड़कियां ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी ये क्लियर किया है कि वो कम्युनिटी आउटरीच करेंगे, मोबाइल टीम्स को डिप्लॉय करेंगे, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके घर में जाके वैक्सीनेशन देंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वाइटल स्टेप बिकॉज स्टडीज शो दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन सर्विकल कैंसर इंसिडेंट्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यूज। देखिए ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मूव है बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि देखिए रिसेंटली एक स्टडी से पता चला सर्विकल कैंसर इंसिडेंट्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डायरेक्टली लिंक्ड है। जहां पे सर्विकल कैंसर इंसिडेंट्स ज्यादा है उधर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है। तो अगर हम सर्विकल कैंसर इंसिडेंट्स को कम कर पाएंगे वैक्सीनेशन से, तो ऑब्वियसली हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। सो टुगेदर विद वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स मस्ट बी कंडक्टेड टू डिटेक्ट अर्ली साइंस ऑफ द डिसीज टू अलो टाइम फॉर ट्रीटमेंट। तो देखिए ये भी जरूरी है, वैक्सीनेशन तो देना ही है, साथ साथ में स्क्रीनिंग भी कंडक्ट करवाना है, मतलब किसी भी लड़की में अर्ली स्टेजेस ऑफ सिम्टम्स है या नहीं ये भी करना है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। फाइनल आर्टिकल, लीव क्वाइटली, ये आर्टिकल फिजी के बारे में है। फिजी एक आइलैंड कंट्री है साउथ पैसिफिक ओशन में, अर्स्टवेल ब्रिटिश कॉलोनी है। 1970 में ब्रिटिश से फिजी को इंडिपेंडेंस मिला था। आपको पता होगा दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया में से कई सारे लोगों को फिजी में काम करवाने के लिए लेके गए थे, कुछ लोग उधर ही सेटल हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है फिजी में इंडियन ओरिजिन के लोग बहुत है, ठीक है। तो 1970 से लेके अब तक फिजी में हमेशा पावर स्ट्रगल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहा है। 2 बार फिजी में मिलिट्री कूप भी हुआ था, शायद 2 से ज्यादा भी हुआ था, एक बार चेक कीजिएगा। तो अभी लेटेस्ट क्राइसिस क्या है, दिसंबर 14 को जनरल इलेक्शन हुआ था, तो उसमें रूलिंग पार्टी के प्राइम मिनिस्टर फ्रैंक बैनिमरामा को 26 सीट्स मिले 55 में से। अब देखिए आपको पता है 55 में से अगर 26 मिलेंगे तो मेजोरिटी नहीं है। और अपोजिशन पार्टीज को, बेसिकली करंट अपोजिशन लीडर सितवेनी रबुका को 21 सीट्स मिले, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जनरल इलेक्शन के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला है। और ऐसे सिचुएशंस में हमारे देश में क्या होता है आप सबको मालूम है, जितने भी अपोजिशन पार्टीज है वो एक साथ आ जाते हैं और एक कोलिशन गवर्नमेंट सेटअप करते हैं। तो फिजी में भी वही होने वाला है, इसके बारे में ये आर्टिकल है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है, फिजी का जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है ना फ्रैंक बैनिमरामा, ये 2006 में एक मिलिट्री कूप के थ्रू फिजी का लीडर बने थे। और जो अपोजिशन लीडर है सितवेनी रबुका, ये भी एक मिलिट्री कूप के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म किया था 2013 में। तो दोनों की हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है। वैसे देखा जाएगा तो फिजी के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है बैनिमरामा, he has emerged on the world stage as a major advocate of actions against climate change। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। ये सब के बारे में बैनिमरामा ने काफी एडवोकेट किया है, क्योंकि देखिए फिजी एक आइलैंड नेशन है। क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करेंगे, आइलैंड नेशंस को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो पानी के नीचे हो जाएंगे सी लेवल राइज की वजह से। तो बैनिमरामा के बारे में अच्छे से बोला जा रहा है दोस्तों। एंड हिज गवर्नमेंट ऑल्सो सो फिजी डीपनिंग इट्स रिलेशनशिप विद चाइना। आप देखिए प्रॉब्लम यह है, बैनिमरामा का गवर्नमेंट चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए थे, ठीक है। एंड द फिजी फर्स्ट स्टिल रिमेन्स ए स्ट्रॉन्ग पार्टी बट द ऑपोजिशन डील सील्ड इट्स फेट। अभी भी देखा जाएगा तो बैनिमरामा का जो फिजी फर्स्ट पार्टी है वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है फिजी में, पर देखिए सारे ऑपोजिशन एक साथ आ गए, अब बैनिमरामा को सीट छोड़ के जाना ही पड़ेगा। पर देखिए प्राइम मिनिस्टर बैनिमरामा जाने के लिए तैयार नहीं है, वो काफी अपोज कर रहा है, ऑलरेडी मिलिट्री को कॉल किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से फिजी में एथनिक वायलेंस भी हो रहा है बिटवीन इंडिजिनियस फिजियंस एंड एथनिक इंडियंस। देखिए मैंने आपको बोला था ना, काफी सारे इंडियंस सालों पहले फिजी में पहुंचे थे और कुछ लोग उधर ही सेटल हुए थे, उन्हें एथनिक इंडियंस बोलते हैं, और जो उधर के लोग हैं उन्हें इंडिजिनियस फिजियंस बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कई बार एथनिक क्लैशेस हुआ है दोस्तों, अभी भी ये चल रहा है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। सो कुल मिला के मिस्टर बैनिमरामा शुड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स। देखिए रिजल्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब सारे ओपोजिशन पार्टीज एक साथ होकर कोalition गवर्नमेंट सेटअप कर रहा है, इसमें कुछ अनडेमोक्रेटिक कुछ नहीं है। तो क्या बताया जा रहा है, बैनिमरामा को रिजल्ट्स एक्सेप्ट करना चाहिए, रेस्पेक्टफुली ऑफिस छोड़ देना चाहिए एंड सेट ए स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट ऑफ पीसफुल ट्रांसिशन ऑफ पावर। एक पीसफुल ट्रांसिशन ऑफ पावर इंश्योर करना चाहिए एज ए गुड प्राइम मिनिस्टर। बट अनफॉर्चुनेटली उल्टा हो रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको तीनों आर्टिकल्स समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।